नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। और दोस्तों, जिस प्रकार से अनुराग यादव हत्याकांड मामले में तारीख पर तारीख और सिर्फ तारीख मिलने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में हमारे साथ में एक वरिष्ठ वकील साहब हैं जो कि इस पूरे प्रकरण पे पूरी निगाहें बनाए हुए थे और आज घर पर आए हुए हैं। जिस तरीके से पूरे मामले को उन्होंने जाना है और जानने के बाद में जिस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आने वाली जो तारीखें लगने वाली हैं उस तारीख पर कहीं ना कहीं ये भी इस बार मामले पर पूरी तरीके से सुनवाई में मौजूद रहेंगे। और किस तरीके से जो देखा जा रहा है कि एक जमानत अर्जी जो है, जो दारोगा है राजेश यादव की मंजूर कर ली गई है कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट से उसकी जमानत याचिका जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी थी वहाँ स्वीकृत हो चुकी है। और जब से ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया है तब से लगा करके परिवार के बीच में हो, चाहे तमाम जो दर्शक इस मामले को पे नज़र बनाए हुए हैं, सभी लोगों के मन के अंदर एक शोक की लहर है। और कहीं ना कहीं परिवार, आप देख सकते हैं पीछे पिताजी उनके मौजूद हैं और इनकी जो आंखों के आंसू हैं वो सूख से गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो न्याय मिलने की जो बात की जा रही थी, घर के ऊपर बुलडोजर चलने की बात की जा रही थी, और जिस प्रकार से तहसीलदार कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है जिसमें 3 महीनों से जो 3 दिन की बात की जा रही थी, 3 महीनों से अधिक बीत चुके हैं लेकिन बुलडोजर अभी तक नहीं चला है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो विलंब हो रहा है कि क्यों देरी लग रही है और किस प्रकार से आगे जो कार्रवाइयाँ होंगी, आइए सीधा वरिष्ठ वकील साहब हमारे साथ में हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि आगे इस मामले पे क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है, क्या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वागत सर। कैसे हम एकदम ठीक है। ऐसा है कि जो ये अनुराग यादव जी, जिसका घर का नाम छोटू यादव जी, बड़ा ही होनहार बच्चा था जी, और उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल था, इसलिए कि वह ताइक्वांडो खेल में करीब स्टेट लेवल तक वह गया था और वहाँ से उसको चैम्पियनशिप, उसको ट्रॉफी मिली थी। तो यह सब जिस तरीके से ये एक लोमहर्षक दर्दनाक घटना घटित हुई, ब्रूटल मर्डर हत्या किया गया, यह पूरे प्रदेश में, मैं जहाँ तक हमारी भी करीब 50 साल की से ज़्यादा वकालत हो गई, मैंने इस तरीके घटना नहीं सुना अपने वकालत के इस दरमियान कि एक तलवार से मार करके एक वार में ही उसका गर्दन सर धड़ से अलग कर दिया गया। ये बड़ी ही लोमहर्षक घटना रही है। और जहाँ तक घटना का सवाल है, ये तो सभी पूरे प्रदेश में, क्या भारत देश तक ये पूरा मतलब इसका प्रचार और प्रसार हुआ कि ये बहुत ही नृशंस हत्या हुई। जहाँ तक केस का सवाल है, यह अभियुक्तगण सभी पकड़ लिए गए, पकड़ करके जेल जा चुके हैं और उसमें से कुछ लोगों की जमानत याचिका जिला जज के द्वारा खारिज की गई, हम लोगों के लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जिसमें दरोगा जो मेरठ ज़िले में है, मवाना में, यह राजेश यादव, उसकी जमानत बाद में माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है और वह इस समय बाहर हो गया है। देखिए, बुरे काम का अंजाम जो है बुरा ही होता है। इस समय मैं घटनास्थल पर ही हूँ, उनके घर पर, अनुराग के घर पर हूँ। मैंने देखा घूम करके पूरा कि यह संपत्ति और यह सब जितना इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया है, जीएस ग्राम समाज की ज़मीन में निर्माण किया है और अपने परिवार का, अपने पट्टीदार का, इन लोगों का सब मिला करके वह ज़मीन हड़पता गया है। जैसे विश्व में चाइना एक ऐसा देश है कि वह मतलब दूसरे देश की ज़मीन को तुरंत हथिया लेता है। आपको मालूम है कि 1962 में यह भारत की भी काफ़ी ज़मीन जो है वो हड़प तिब्बत को ले लिया, इंडिया का चाइना बॉर्डर पर लिया। तो यह सब वही इसकी सामंतवादी नीति रही है इसकी। और पता नहीं कैसे प्रशासन का इधर कभी ध्यान गया ही नहीं कि यह इस तरीके का आदमी है। और मैंने देखा कि अपरेंटली देखने में प्रथम दृष्टया लगता है कि यह सब इन लोगों की ज़मीन को 4-4 फीट, 5-5 फीट, 10-10 फीट, यहाँ तक कि इन लोगों को मजबूर कर दिया है मुकदमा लड़ाते लड़ाते अपने सिर्फ धन बल के आधार पर, कि धन बल और जनबल दोनों के आधार पर इसने जो है सब ये अवैध कब्जा किया है। तो केस
इस समय सीजेएम के न्यायालय से सेशन कोर्ट में जज साहब के यहाँ आ गया है, चार्ज बन गया है। क्योंकि इधर बीच में कुछ कारण से वो नहीं हो पाया, लेकिन अब साक्ष्य में आ गया है, बहुत देर नहीं लगेगी। हाँ, देर ज़रूर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। इस समय जो है हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है ऐसे केसेस में तुरंत संज्ञान ले करके आगे साक्ष्य ले करके अपना निर्णय निकट भविष्य में देगी। और पूरा विश्वास आप लोग करिए, हम लोग विश्वास रखते हैं कि न्याय मिलेगा इन लोगों को और विजय इन लोगों की होगी, क्योंकि ये न्याय पक्ष में हैं, न्याय के पक्षधर हैं। साहब, ये पूछना चाह रहा था मैं कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि छोटे से केस में भी अगर जैसे जो चोरी वाला केस हो तो 6 महीने लग जाते हैं जमानत लेने में, या कह सकते हैं कि 3-3 महीना लग जाता है। लेकिन इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड होना, उसके बाद में जो दारोगा है कहीं ना कहीं उसकी ज़मानत जो अर्जी स्वीकार कर ली गई है और जिसमें परिवार का बार बार मांग की जा रही थी कि फांसी की सज़ा होगी, और डीएम साहब ने भी कहा था कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, लेकिन वहीं अब ज़मानत मिल रही है। ज़मानत न्यायालय जो है गुण दोष के आधार पर देती है और निरस्त करती है, दोनों चीज़ें हैं। राजेश यादव क्योंकि इसकी मुख्य भूमिका 120B की है, इसके साजिश की है, और साजिश की अब चूँकि न्यायालय द्वारा ज़मानत इसको स्वीकार की जा चुकी है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे कि किस आधार पर दिया। लेकिन मुझे यही लगता है कि पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान ऐसी साक्ष्य नहीं लाई जा सकी जिससे कोर्ट कन्विंस होकर के उसकी ज़मानत निरस्त कर दे। अच्छा, क्या ऐसा ये हो सकता है कि जो पुलिस महकमा है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि अपने विभाग के लोगों को बचाया जाता है, तो ये जो दारोगा था, क्या दारोगा के पद का जो कहीं ना कहीं दुरुपयोग की जो बात की जा रही थी, तो उसके तहत ये बच गया, या विवेचना के अंदर उसका नाम नहीं आया? नहीं, नाम तो बीच आया है, लेकिन उसका ये बाद में 120 पहले तो ये दिखा दिए थे कि हाँ ये मौके पर थे, लेकिन एक्चुअली वह अपनी जो पेपर दाखिल किया है, चाहे सही या फर्जी या सही गलत, वह उस दिन अपने को मेरठ मवाना थाने पर अपना को रहना दिखा रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि इसी को मान करके एलिबाई जिसको बोलते हैं, उसी को देख करके हाई कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दिया है। और चूँकि देखिए ज़मानत मिल जाना जो है केस का निर्णय नहीं होता, वो तो आगे चलेगा, गुण दोष के आधार पर मेरिट जो कहेगी उसी के आधार पर सज़ा होगी या छूटेंगे वो भविष्य बताएगा। केस जैसा कि साक्ष्य पत्रौली पर आएगा उसी हिसाब से न्यायालय अपना निर्णय देगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने तमाम बिंदुओं पर बात की, और कहीं ना कहीं आगे जो तारीखों का जो सिलसिला जो चल रहा है उसके तहत अब कोर्ट के अंदर क्या चलने वाला है, इसके बाद जो तारीख लगने वाली 28 तारीख के दिन तारीख लगी हुई है, तो उस पर जो पेशी होगी इनकी, तो उस पर क्या बातचीत? चार्ज बनने के बाद साक्ष्य होती है, मुलजिम का बयान लिया जाएगा, उसको सफाई का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद बहस सुनने के बाद फैसला। यही प्रोसीजर है कोर्ट का। और मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन इसमें लगेगा, क्योंकि ऐसा लोमहर्षक घटना है कि यह कोर्ट स्वयं टाइम नहीं देगी। और अब प्रदेश की एक अनोखी घटना है जो कि इस तरीके से तलवार से मार करके धड़ से सर अलग कर दिया गया, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बाकी अगर कभी जब लिंगर होने की नौबत आएगी तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से जब डायरेक्शन मंगा करके कि मुकदमे का शीघ्र निस्तारण किया जाए, इसको जल्दी से जल्दी इसका फैसला हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से यह इसमें फैसला होकर के मुलजिम दंडित हों। अच्छा, ऐसे में जब गवाह की जब बात की जाती है, और कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर गवाह जो है बड़ा मायने रखता है, तो ऐसे में जो उनकी अनुराग की माताजी और दोनों बहनें हैं वो प्रत्यक्षदर्शी थी वहाँ पर, तो क्या जिस प्रकार से जो दारोगा छूट चुका है और कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक डर है कि ये गवाह थे मुख्य रूप से, तो इनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं या तो इसके लिए क्या दोषी माना जाएगा? नहीं, ऐसा है कि जो साक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है, न्यायालय गुण दोष के आधार पर पूरी साक्ष्य देख करके उसकी स्क्रूटनी करके तब निर्णय देती है। अगर ये इन लोगों के बयान में, गवाहों के बयान में पाती है कि नहीं ये निर्दोष हैं, केस जो है ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है साबित है, तो उनकी सज़ा होगी, मैक्सिमम सज़ा कराने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए कि इन्होंने जिस तरीके की घटना यह कारित हुई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी हो सकती है?
आजीवन मृत्यु 302 में तो कम से कम आजीवन कारावास है और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा है, तो इसी दोनों में से एक होगी इसमें सज़ा होने पर। जो जैसे चारों लोग जो गिरफ्तार हुए थे, चारों का नाम इसमें लिखा हुआ है, मतलब दर्ज है, और उसके साथ में जो कुछ नाबालिग लोगों का भी नाम दर्ज है। तो ऐसे में जो जिन लोगों का नाम इसमें दर्ज है, जो बालिग है, कह सकते हैं कि जिन्होंने मुख्य आरोपी के रूप में इसमें नाम जो दर्ज किया गया है, उनके सभी को ये दो सज़ा मिलेगी कि इसमें जिसने काटा है गर्दन इस प्रकार से? देखिए, नाबालिग अगर है तो उसका मुकदमा ये सत्र न्यायालय में न चल करके JJB में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वहाँ उनका चलेगा। अगर कोई नाबालिग है तो वह वहाँ चलेगा और बाकी का यहाँ चलेगा। वहाँ पर एक निर्धारित है जो मैक्सिमम सज़ा है, वो बहुत उसको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा नहीं है। वहाँ JJB में नाबालिग को उसको सुधरने का इस सब का मौका दिया जाता है। तो नाबालिग की अलग सज़ा है और जो बालिग हैं उनके लिए अलग सज़ा है। बालिगों के लिए आजीवन कारावास कम से कम है और मृत्युदंड ज़्यादा से। जैसा कि परिवार के लोगों का कहना है कि जिसमें जो नाबालिग बताया जा रहा है उनकी उम्र जो है 19 से 20 वर्ष है, लेकिन उसके बावजूद उनको नाबालिग दिखा करके पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करवाया है या कह सकते हैं कि जेल भेजा है। तो क्या उसकी जाँच के लिए जो बोन मैरो की बात की जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? कानून में 18 साल के नीचे जो है नाबालिग माना जाता है जी। और 18 साल या उससे ऊपर जो है वो बालिग होता है। नाबालिग साबित किया जाता है JJB में, वहाँ उसकी साक्ष्य होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट से CMO की रिपोर्ट मांगी जाती है। अगर उसकी पैदाइश किसी स्कूल में शुरुआत में वह एडमिशन लिया है तो वह डेट देखी जाती है। बहुत लोग अपना आगे पहले शुरू में कुछ लिखाते हैं, बाद में कुछ लिखाते हैं, तो चेंज करा देते हैं। तो वह उससे मिलान करके वह संदेहास्पद हो जाता है, तो उस पर CMO की रिपोर्ट मांगी जाती है। और हाई स्कूल अगर कोई पास है तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट फाइनल माना जाता है कि इसी से इसको नौकरी मिलेगी और इसी से रिटायर होगा, इसलिए वही। तो अगर वह हाई स्कूल सर्टिफिकेट से या जहाँ पहला स्कूल अटेंड किया है वह, तो वहाँ की जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होती है और उसी के अनुसार नाबालिग और बालिग ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बिंदुओं पर इन्होंने बात की है और बताया है कि किस प्रकार से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से अब आगे जो कोर्ट के अंदर जो मामला चलने वाला है, जिसमें साक्ष्य के आधार पर और तमाम कहीं ना कहीं कोर्ट प्रक्रियाएं जो हैं, कानून व्यवस्था जो है भारत की, वो थोड़ी सी मध्यम जरूर है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। और जिस प्रकार से पूरे परिवार को और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को इस पर पूरा भरोसा है। तो आप भी वीडियो देखिए, शौकील साहब की बातों को सुनने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्योंकि अगर दोबारा मिलते हैं तो उन प्रश्नों को इनके सामने जरूर रखा जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।